आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला गया यहाँ पे? फिर से एक बार थोड़ा सा 11th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का टचअप देते हुए क्वेश्चन है। उन्होंने फॉर्मूला पहले से दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए, ये इसी साल में उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने फॉर्मूला दिया है और उनका यूज करो, ये उन्होंने खुद बोला है। मतलब ये फॉर्मूला, मतलब वो एक तरह से आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला देके कि ये फॉर्मूला का यूज करो और इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, इसके पहले वाले जो पेपर्स थे शाहू स्क्रीनिंग के, उसमें इस तरीके से नहीं था, ये पूरा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता था, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइड किए, तो क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी कम कर दी गई है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो जरूर आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, प्रैक्टिस करो और बिल्कुल आगे बढ़ो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे आंसर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस आंसर, इस क्वेश्चन में 70 20 50 70 20 50 तीन एंगल का यूज किया गया है। 70 20 50 तो क्लियरली देख सकते हो आप, tan a माइनस बी बोला गया है। तो कौन से दो एंगल का डिफरेंस, तो दिख रहे हो 70 माइनस 20 50 के इक्वल में आ जाएगा या फिर 70 माइनस 50 20 के इक्वल में आ जाएगा। तो आपको a को तो 70 ही लेना पड़ेगा, b को आप 20 या फिर 50 कुछ भी ले सकते हो। b को अगर 20 ले लिया तो a माइनस बी बन जाएगा 50, अगर b को 50 ले लिया तो a माइनस बी बन जाएगा 20। तो आप कुछ भी ले सकते हो और इसमें पुट कर दो, और ये फॉर्मूला तो दे ही रखा है। तो लेट, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट a इक्वल टू 70 और b इक्वल टू 20 ले लेता हूं। मान लो a इक्वल टू 70, b इक्वल टू 20। सो देयरफॉर फॉर्मूला पुट करते हुए देखेंगे, 70 माइनस 20, 70 माइनस 20, tan ऑफ 70 माइनस 20 इज इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20 अपॉन tan a माइनस tan b, tan 70 माइनस tan 20 प्लस 1 प्लस tan a tan 70 इंटू tan 20, tan 70 इंटू tan 20। तो ये tan 70 माइनस 20 ये तो बन जाएगा बच्चों tan 50, 70 माइनस 20 ये तो बन जाएगा tan 50। ऊपर में एज इट इज tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगी तो ये बन जाएगा tan 50 इन tan 50 प्लस tan 50 इंटू 1 tan 50 प्लस tan 50 इंटू tan 70 इंटू tan 20 इक्वल टू ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू वाला एज इट इज tan 70 माइनस tan 20। क्लियरली ये आ रहा है हमारा आंसर। तो हमको पूछा गया है tan 50 प्लस tan 20 की वैल्यू, tan 50 प्लस tan 20 की वैल्यू। तो ये माइनस tan 20 जो है वो इधर आ सकता है और ये पूरा वाला टर्म उधर जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये टर्म अगर इधर चला गया तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan 50 ये माइनस इधर में आके प्लस tan 20 इक्वल टू tan 70, ये वाली टर्म एज इट इज tan 70 और ये प्लस वाला इधर जाके माइनस tan 50 इंटू tan 70 इंटू tan 20। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये बची हुई वैल्यू जो भी आएगी tan 70 के माइनस के बाद में, माइनस सब्ट्रैक्शन के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो 70 20, एक बार देखिए 70 20, ये जो एंगल है ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मुझे पता है tan थीटा अगर हो और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, एक एंगल थीटा एक 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा का प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, tan थीटा को tan थीटा एज इट इज tan 90 माइनस थीटा बन जाता है cot थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 1। तो यानी कि टेंजेंट रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रोडक्ट, टेंजेंट रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू कैंसिल होके 1 आएगी। तो 1 इंटू tan 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ tan 50, x की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन tan 50 के इक्वल में आ रहा है, क्योंकि ये तो 1 बन गया, तो ये बचेगा क्या? tan 50। तो हमारा आंसर आ गया
-x यानी कि tan 50। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इस क्वेश्चन में आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है, उन्होंने बोला गया तो मैंने उसी का यूज किया। लेकिन यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी अगर दे दिया गया होता, इस यहाँ पे अगर a प्लस बी का फॉर्मूला भी दिया होता, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और आंसर सेम ही आता। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये 11th क्लास का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है जो कि 10th के एंट्रेंस में पूछा गया है। इसलिए आपको जरूर ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो भी चैप्टर्स 11th 12th को JEE में लगने वाले हैं, 11th 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको 11th 12th में ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10th में ही आपको इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर वो चेक करेंगे कि इस बच्चे ने कुछ, जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है उस बच्चे ने कुछ एडवांस स्टडी करके रखा है क्या, ये एग्जाम उस बच्चे को टेस्ट करती है, ठीक है। तो आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आने चाहिए ऐसा लग रहा है तो कुछ लिख लीजिए, कुछ चैप्टर्स है उनके एडवांस क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स में भी। तो ये कुछ 5 से 6 चैप्टर इस तरीके से है कि इसके ऊपर ये कुछ भी क्वेश्चन 11th 12th के ऊपर, 11th 12th के लेवल पे पूछ सकते हैं। बच्चा 10th का है लेकिन उस क्वेश्चन की लेवल बढ़ाते हुए वो 11th 12th के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जरूर थोड़ा सा 11th 12th का ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। इसके लिए आप बेसिक सा 11th की एनसीईआरटी का बुक यूज कर सकते हो। 11th की एनसीईआरटी में आपको ये सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सीक्वेंस सीरीज तो पूरा पढ़ने को मिल जाएगा आपको 11th एनसीईआरटी में। एपी, जीपी, ये फिर मिसलेनियस सीरीज के ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछा गया पिछले पार्ट में आप देख सकते हो। तो ये सारे का आप अगर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लोगे, बेसिक सा अप्रोच, तो आपको इसका फायदा होगा। तो थोड़ा सा एडवांस का नॉलेज रखना जरूरी है आईआईटी की बैच में अगर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। चलते आगे, इसका ऑप्शन डी आ गया बच्चों। आगे देखते, ये कुछ क्वेश्चन आ गया। ये जो है एलिमिनेशन ऑफ थीटा का क्वेश्चन है, जो कि 10th क्लास के स्टेट बोर्ड में कॉन्सेप्ट दिया गया है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। ये एनसीईआरटी के बुक में आप ये कॉन्सेप्ट नहीं देख पाओगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन स्टेट बोर्ड में ये है, तो इसको भी पूछा गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हमेशा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में। ध्यान रखिए इसके ऊपर, मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछने के चांसेस है। एलिमिनेशन ऑफ थीटा, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, बिल्कुल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इतना मतलब घुमा के क्वेश्चन देता है कि बच्चा घूम के रह जाता है। तो आप अगर इसके कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इसका अप्रोच अगर आप जान लोगे, तो बिल्कुल आप इसमें हैंड करके आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन है, हमको एक नया इक्वेशन बनाना है। उस नए इक्वेशन में ये नया इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा कि इस नए इक्वेशन में कहीं पे भी एंगल थीटा इंक्लूड नहीं होगा, वो एंगल नहीं होगा, मतलब थीटा नहीं दिखेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखेगा। तो ये जो भी नया इक्वेशन बन रहा है, इन दो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करके, जो भी हम नया इक्वेशन बना रहे हैं, उस नए इक्वेशन में थीटा नहीं होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होगा। तो फिर कौन होंगे? तो फिर इस नए इक्वेशन में एक तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे, इनके अगर कोएफिशिएंट होते तो इस नए इक्वेशन में, इस इक्वेशन में दिए गए कोएफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे, लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड नहीं हो सकता। इसी तरीके, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एलिमिनेशन ऑफ थीटा। चलिए तो देखते हैं, ये तो क्वेश्चन ठीक ठाक सा है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है m² - n²/2, और इसके इक्वल में जो भी आने वाला है वो आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन में m × n, ये सारे आंसर किसके टर्म में है? m × n के टर्म में। तो हमको तो m और n की वैल्यू पता है,
तो सीधे से पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तो पहले तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को निकालने के लिए m प्लस n इंटू m माइनस n निकाल लो, m प्लस n इंटू m माइनस n। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैंने m प्लस n इंटू m माइनस n ऐसे लिख लिया। अब m प्लस n m माइनस n की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो m प्लस n बन जाएगा। m प्लस n इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो m प्लस n बन जाएगा, माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉट थीटा, और m माइनस n बन जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो जैसे ऐड करेंगे कॉस कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉट कट जाएगा, ठीक है। ओके, m प्लस n m माइनस n मिल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं m प्लस n की वैल्यू 2 कॉट थीटा इंटू m माइनस n की वैल्यू 2 कॉस थीटा अपॉन 2 m प्लस n m माइनस n, राइट है। तो यहाँ पे बन रहा है बच्चों 2 2 जा 4, अब ये 2 कट गया तो ये बनेगा 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। ओके, 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके इक्वल में जो भी वैल्यू आ रही है वो ऑप्शन से पता चल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि ये जो भी वैल्यू आ रही है वो m इंटू n के टर्म में आ रही है। तो मैं एक बार m इंटू n निकाल के भी देख लेता हूँ, m इंटू n। तो m इंटू n क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या बनेगा बच्चों, m इंटू n, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं साइड में सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा m इंटू n, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म के लिए, c माने कॉस, s माने साइन, तो कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर। तो ये पूरा मिला के कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये पूरा मिला के बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, c यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और इन दोनों का डिवीजन बनाता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ये बनेगी वैल्यू m इंटू n, ये बनेगी वैल्यू m इंटू n की। ये वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, जैसे इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू, इसको नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर में दे रखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट mn इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू, इसको मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे m इंटू n की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो सिंपल पावर 1 है, ये पावर 2 के टर्म्स में वैल्यू आ गई, पावर 2 के टर्म्स में वैल्यू आ गई, लेकिन पुट करने के लिए पावर 1 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो रूट mn इज इक्वल टू कॉस थीटा, प्लस और माइनस भी लगा सकते हो चाहिए तो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉट थीटा, ओके, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 में, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये ऊपर आई हुई वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज, और cos थीटा इंटू कॉट थीटा या फिर cot थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में mn, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर, क्या बन जाएगा आंसर, 2 इंटू अंडर रूट mn। यस, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 2 इंटू अंडर रूट mn, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये होगा एलिमिनेशन ऑफ थीटा क्वेश्चन, होप सो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अब आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, देखिए एक बार। A child consumed an ice cream of inverted right circular conical shape
फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट ओनली 34.3% ऑफ द कोन। तो भाई एक बच्चे ने आइसक्रीम खा रहा है बच्चा, और वो आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने इतना आइसक्रीम खत्म कर दिया कि अब आइसक्रीम कितना बचा है, लेफ्ट ओनली, जो आइसक्रीम तो उसने पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन जितना भी आइसक्रीम बचा है वो बचा हुआ आइसक्रीम उस टोटल कोन का 34.3% उसने बचा लिया। क्यों क्यों लेफ्ट किया है? फॉर हर मदर, ठीक है, मदर को देने के लिए, उसकी मदर को देने के लिए जो भी आइसक्रीम बची है उस कोन में, वो बची हुई आइसक्रीम उस पूरे आइसक्रीम का कितना परसेंट है, वो पूरे आइसक्रीम कोन का कितना परसेंट है, 34.3% आइसक्रीम बचा है। तो इफ द हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन वाज 7 सेंटीमीटर, तो आइसक्रीम कोन की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं एक बार, ये होगा आइसक्रीम कोन कुछ यूं करके, ये होगा आइसक्रीम कोन, यहां पे ये हो गई बेस, ये हो गई हाइट, ठीक है। तो ये टोटल हाइट हमको दी गई है, हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन, इस पूरे आइसक्रीम कोन की हाइट होगी 7 सेंटीमीटर। तो यह मैं साइड में लिख लेता हूं, ये पूरी हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, बाद में वो आइसक्रीम उस बच्चे ने खत्म कर दिया, तो बचा हुआ आइसक्रीम, बचा हुआ यानी कि वो ऊपर से, मान लो कि वो ऊपर से आइसक्रीम फिनिश करते हुए चला रहा है, यहां से आइसक्रीम फिनिश करते हुए चला रहा है, तो यहां से अगर आइसक्रीम फिनिश करते हुए चला रहा है, तो मान लो यहां पे आके उसकी आइसक्रीम रुक गई, उसके नीचे वाला पार्ट जो है, इसके नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उसने बचा लिया फॉर हर मदर, फॉर मदर, फॉर मदर, इतना आइसक्रीम बचा है। तो ये जो बचा हुआ आइसक्रीम है ये 34.3% बचा है टोटल आइसक्रीम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी भी रेडियस निकाल लेता हूँ, ये रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाने के लिए, ठीक है, फॉर, मैं यहाँ पे नोटेशन लिख लेता हूँ, फॉर बिगर कोन, फॉर बिगर कोन, ठीक है, बिगर कोन की रेडियस R2 होगी, हाइट H2 होगी, और वॉल्यूम V2 होगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, क्योंकि अंदर वाला अमाउंट के बारे में बोल रहा है कि अंदर में कितनी अमाउंट बची है, टोटल अमाउंट का, अंदर के जो एम्प्टी स्पेस है उसके बारे में पूछ रहा है, अंदर में जो भी मटेरियल है आइसक्रीम का, सॉफ्टनेस, सॉफ्टी जो भी है अंदर वाली, तो ये अंदर वाली सॉफ्टी कितनी बची है, टोटल सॉफ्टी जितनी बैठ सकती है इस कोन के अंदर में, उसका 34.3% बचा हुआ है, बाकी की उस बच्चे ने खा ली है, ठीक है। तो मैं बिगर कोन के पार्ट्स के लिए, बिगर कोन के पार्ट्स के लिए मैंने नोटेशन डिसाइड की है R2 H2 और बड़े कोन का वॉल्यूम V2, और फॉर स्मॉलर कोन, फॉर स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन के लिए डायमेंशन है R1 H1 और V1, R1 H1 और V1, ये डायमेंशन डिसाइड कर ली, ठीक है। तो बड़े कोन की हाइट, बड़े कोन की हाइट H2 है, तो मैं इसको H2 मान लेता हूं, H2 है 7 सेंटीमीटर, इसको रेडियस को बोल दिया R2, ठीक है, रेडियस को बोल दिया R2, और इसके बड़े का वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है ना 34.3%, ये किसका 34.3% लेना है, टोटल वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम है V2, तो V2 का, ठीक है, V2 का 34.3% लोगे, V2 का 34.3% लोगे, तभी आप को उतना आइसक्रीम दिखेगा जितना कि उसके मदर के लिए उस बच्चे ने बचा के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया नोटेशन। अब यहाँ पे ये आ गई रेडियस, तो ये छोटी वाली रेडियस को मैंने एज्यूम कर लिया R1, इस छोटी वाली हाइट को मैंने एज्यूम कर लिया H1, और इस छोटे वाले वॉल्यूम को मैंने एज्यूम कर लिया, इस छोटे वाले वॉल्यूम को V1, ठीक है। जो बचा है वॉल्यूम ये V1, रेडियस R1, हाइट H1, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ हमेशा यहाँ पे ये होगा कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला मैं हाईलाइट भी कर देता हूं कुछ अलग कलर से, यस, ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये पूरा वाला ट्रायंगल, ये पूरा वाला ट्रायंगल, तो ये ब्लू एंड येलो, ये ब्लू एंड येलो वाले जो भी दो ट्रायंगल है वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, सॉरी
यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो ये सिमिलैरिटी का टेस्ट, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल हमेशा से सिमिलर होंगे और इसी चीज का हमको फायदा उठाना है। तो हमको यहाँ से पता लग जाता है जैसे कि ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। सो फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, हमेशा कोन के अंदर में अगर इस टाइप से ट्रायंगल बन रहे, कोन के अंदर में कोन के बिटवीन में, कोन के इंक्लूडेड, कोन ने एक बड़े कोन ने इस छोटे कोन को कंसिस्ट किया है, तो हमेशा दो ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे आपको। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, H2 by H1, बड़ा वाला ट्रायंगल का पार्ट, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट H1। अब बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस R2 तो छोटे वाले ट्रायंगल का रेडियस R1, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल में होंगे। इसी तरीके से आप स्लांट हाइट के बारे में बोल सकते हो, ये छोटी वाली स्लांट हाइट L1 है तो ये बड़ी वाली L2, तो इसके आगे आप L2 अपॉन L1 भी लिख सकते हो, L2 अपॉन। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ओरिजिनल हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, स्लांट हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि रेडियस और हाइट का रेशियो, दो कोन की रेडियस और दो कोन की हाइट का रेशियो सेम आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, H2 की वैल्यू 7, H1 की वैल्यू एज इट इज, दिख रहा है ना, H2 की वैल्यू 7, H1 की वैल्यू एज इट इज, तो R2 by R1। अब यहां से आपको एक डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है। यहां से अब इसकी वैल्यू तो 7 है, तो R1 की वैल्यू निकालनी है, R2 की या फिर H1 की, किसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं, इसको ऐसे ही रख देंगे और फिर हम यहाँ पे ये वॉल्यूम वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ये वॉल्यूम वाली। तो वॉल्यूम वाली कंडीशन कौन सी होगी कि जो भी ये V2 है, ये जो बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ा जो वॉल्यूम V1 जो भी है, V2, ठीक है, तो V1 जो भी है, ये जो छोटा वाला वॉल्यूम है जो कि मदर के लिए उसने आइसक्रीम बचा के रखी है, छोटी वाली आइसक्रीम, ये टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, 34.3% ऑफ V2। ये टोटल वॉल्यूम है V2, इस टोटल कोन के वॉल्यूम का 34.3% जो है वो ये बचा हुआ, मदर के लिए बचाया गया आइसक्रीम है। ठीक है, चलिए तो फिर अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो V1 यानी कि छोटा वाला, तो छोटे वाले के पार्ट्स 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, फॉर्मूला लिख दिया, 34.3 अपॉन 100 इंटू V2 का फॉर्मूला 1/3, इसको मैं छोटा कर देता हूं इधर, H2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, R2 स्क्वायर H2, तो बड़े वाले के पार्ट्स ये छोटे वाले के लिख दिए 1/3। तो ये 1/3 तो कट गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल, ये डिवाइड में जाके कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि R1 H1 R2 H2 है। अब किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो H2 की जगह पे तो हम 7 लिख सकते हैं, इसको भी मैं एक बार पुट कर देता हूं, इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2 की जगह मैं लिख सकता हूं 7, H2 की जगह पे 7 लिख सकता हूं। अब देखिए मुझे तो निकालना है H1, बचे हुए आइसक्रीम की हाइट, रिमेनिंग हाइट ऑफ आइसक्रीम, रिमेनिंग, तो इस टोटल में से जो बच्चे ने जो भी आइसक्रीम बचाई हुई है, वो बचे हुई आइसक्रीम कोन में जितनी भी हाइट है, वो बची हुई आइसक्रीम कोन की हाइट हमें बतानी है, यानी कि हमें H1 बताना है। तो H1 बताना है बच्चों हमें, तो इस पूरे इक्वेशन को H1 के टर्म्स में क्रिएट करना है। तो H1 के टर्म में क्रिएट करना है, तो आप यहां से R2 की वैल्यू निकालिए H1 के टर्म में, या फिर R1 की वैल्यू निकालिए H1 के टर्म में, R2 या फिर R1, दोनों, R2 की वैल्यू H1 के टर्म में निकालिए या फिर R1 की वैल्यू H1 के टर्म्स में निकाल लीजिए और उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं R1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से R1 की वैल्यू मिल जाती है H1 इंटू R2, R1 इधर गया, तो H1 इंटू R2 बाय 7, H1 इंटू R2 बाय 7, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें R1 स्क्वायर बोला गया है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 49 इंटू H1 इंटू H1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस R1 की वैल्यू जो भी है, इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, R1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू पुट कर दी, आप देख पा रहे होंगे ये R2 के साथ कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर डिवाइड में जाके कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा
h1 क्यूब अपॉन 49, h1 क्यूब अपॉन 49 इक्वल टू 34.3 इंटू 7 अपॉन 100। अब ये h1 क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड की टर्म उस साइड चले जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, h1 क्यूब इज इक्वल टू 34.3 इंटू 7 बाय 100 इंटू 49 ओके। तो ये तो बन गया पूरा, तो इसको हम लिख लेंगे h1 क्यूब। तो इस पॉइंट को अगर हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट साइड में 343, क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट 3437 का क्यूब है, तो 343 बनाने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट से शिफ्ट कर देंगे, तो नीचे में बन जाएगा एक जीरो ज्यादा, 100 का बन जाएगा 1000। और ये 7 है, ये है जो कि 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर इंटू 7, ये बन जाएगा 7 क्यूब, ये बन जाएगा 7 क्यूब इंटू 7 क्यूब, ये बन जाएगा 10 क्यूब। तो ऊपर में आ जाएगा 7 का पावर 6, नीचे में आएगा 10 का पावर 3। तो h1 क्यूब की वैल्यू आ गई 7 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 3। तो जैसे ही मैं टेकिंग क्यूब रूट लूंगा, जैसे ही टेकिंग क्यूब रूट लूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो h1 का क्यूब है, तो क्यूब रूट बन जाएगा h1, और यहाँ पे 6 को अगर 3 से क्यूब रूट लेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, सॉरी 2 बन जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो 7 का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट है, तो नीचे में सिर्फ 10 बच जाएगा, तो ये 49/10, तो ये बन जाएगा 0.49 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट है वो यूज कर लेंगे, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये जो भी हाइट आएगी वो 0.49 सेंटीमीटर आएगी बच्चों। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का, और उसका यूज करके हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। जो भी कंडीशन दे रखी है, ये थी वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी, और कॉन्सेप्ट ये था जो कि हमेशा से सिमिलरिटी का, हमेशा से कोण में दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उठा के इस कंडीशन में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 0.49। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 4.9 सेंटीमीटर, सॉरी 0.49 लिख दिया ना मैंने गलती से, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 सेंटीमीटर, सॉरी 4.9 सेंटीमीटर, तो 4.9, ठीक है। यहाँ पे नसीब की 0.49 नहीं दे रखे, नहीं तो मेरा भी आंसर गलत हो जाता। तो ऐसा थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा ध्यान बारीकाई से एकदम ऑब्जर्वेशन के साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी नजर हटी दुर्घटना घटी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दे रखा है कि अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ओके, एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फीयर, सॉलिड टॉय एक टॉय है, ठीक है। तो एक फिगर है, सॉलिड है, एक सॉलिड फिगर है जो कि किससे बनी है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड, यानी कि वो हेमिस्फीयर कहां पे है, राइट सर्कुलर कोन के ऊपर में दे रखा है। तो पहले तो मैं फिगर निकाल लेता हूं इस साइड में। तो ये है कोन, ये है कोन, ठीक है। यहां पे इस कोन के टॉप के ऊपर राइट सर्कुलर कोन, यानी कि इस तरीके से कोन निकालना पड़ेगा, वर्टिकल कोन, और इसके ऊपर हमें दिया गया है हेमिस्फीयर, इसके ऊपर दिया गया है हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, ओके, हाइट ऑफ द कोन 3 और डायमीटर 6, तो यहां पे मैं इसको 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर लिख लेता हूं, 3 और 3, ठीक है, 3 और 3, ओके। अब आगे बोला गया है इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द सॉलिड। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो भी है, जो भी एक नया सिलेंडर लेके आए हैं, वो सिलेंडर इस तरीके से होना चाहिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इस पूरे कोन को, इस पूरे सॉलिड टॉय को, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इस पूरे सॉलिड टॉय को कंटेन करता है। ये पूरा सॉलिड टॉय सिलेंडर के अंदर में कंटेन करता है, ये बोला गया।
तो इसकी फिगर किस तरीके से निकाली जाएगी, तो इसकी फिगर कुछ यूं तरीके से निकाली जा सकती है। ये है सिलेंडर, सॉरी ये कुछ इस तरीके से फिगर दिख सकती है आपको, ठीक है। तो ये है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर में पूरी तरीके से टॉय, टॉय कैसे बना है, कोन, और कोन के ऊपर हम हेमिस्फीयर को सरमाउंट करेंगे तो एक टॉय बनेगा, और इस पूरे टॉय को कंटेन कर रहा है कौन, एक सिलेंडर। तो हमको पूछा गया है फाइंड हाउ मच मोर स्पेस विल इट कवर, कितना ज्यादा स्पेस कवर कर लिया। अब मुझे बताइए, ये सिलेंडर के अंदर अगर ये टॉय चला जाएगा तो सिलेंडर ने तो इस टॉय से ज्यादा एरिया कवर कर लिया। देखिए ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, कौन तो बैठ गया अंदर, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। तो हमको पूछा गया है कि सिलेंडर ने कितना एरिया ज्यादा कवर कर लिया, हाउ मच मोर स्पेस विल इट कवर, ठीक है। सो कितना एरिया ज्यादा कवर कर लिया, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर लिया या ये पूछा गया है। दैट मीन्स हमको क्या करना है, ये अंदर के एरिया के बारे में पूछ रहा है, अंदर वाला एरिया, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम निकालेंगे इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके बाद में निकालेंगे कोन का वॉल्यूम, इसके बाद में निकालेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, इन दोनों की करेंगे एडिशन, और इस एडिशन में इस जो भी मतलब एक पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालेंगे। और इस वॉल्यूम ऑफ टॉय को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, सिलेंडर में से, तो हमको टॉय के अलावा बचा हुआ स्पेस मिल जाएगा। पूरा का पूरा तो सिलेंडर है, टॉय का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से टॉय का वॉल्यूम निकाल लेंगे। टॉय का वॉल्यूम निकालने के बाद जितना भी एम्प्टी स्पेस बच रहा है, जितना भी ज्यादा स्पेस इस सिलेंडर ने कंटेन किया है, वो निकल के आ जाएगा। यानी कि हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, ठीक है। सो टारगेट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, आवर आंसर ये होगा, ठीक है। और आवर आंसर इज दैट, ठीक है। सो सिलेंडर के वॉल्यूम का तो ये 3 दे रखा है, तो क्लियरली बात है ये स्पीयर के लिए कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि स्पीयर की रेडियस, स्पीयर किसके ऊपर सरमाउंट है, कोन के ऊपर, तो कोन की रेडियस और स्पीयर की रेडियस मैच हो जाएगी। तो स्पीयर की रेडियस 3 है, तो ये भी तो रेडियस हुई, तो ये भी हो जाएगी 3, ये भी रेडियस हो जाएगी 3। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो जैसे ये 3 और ये 3 बन जाएगा, ये टोटल हाइट हो जाएगी 6। ये जैसे 3 और 3 बन जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो रेडियस 3 हो जाएगी, इस सिलेंडर की भी रेडियस 3 हो जाएगी, ये 3 तो ये भी 3 टोटल, क्योंकि कोन को सिलेंडर के अंदर में जाने के लिए, या फिर इस सिलेंडर को, इस कोन को सर्कमस्क्राइब करने के लिए इस कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम होना पड़ेगा, और कोन और इस पूरे टॉय को इंक्लूड कंसिस्ट करने के लिए, इस टॉय को सिलेंडर के अंदर कंसिस्ट करने के लिए इस पूरे टॉय की वॉल्यूम, इस पूरे टॉय का हाइट और इस सिलेंडर का हाइट भी सेम होना पड़ेगा, टॉय का और सिलेंडर का हाइट भी सेम होना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बन जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, तो सीधे मैं लिख लेता हूं पाई आर स्क्वेयर, रेडियस तो 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, हाइट है 6, तो ये तो बन गया यहां से। वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय में हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये तो बन गया 54 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर 9 एच बन जाएगा। कोन की हाइट भी तो 3 दे रखी है, तो ये बन जाए 3 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्या बन जाएगा क्यूब, तो ये बन रहा है 54 पाई माइनस, तो ये 3 तो कट गया, ये बन गया 9 पाई प्लस, तो ये 3 स्क्वायर क्यूब के साथ कट के 2, तो ये बन गया 18 पाई, तो ये आ रहा है बच्चों कुछ 27 पाई क्यूबिक यूनिट्स। मैंने जानबूझ के पाई की वैल्यू कहीं पे नहीं पुट की, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो
कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। जब कभी भी आपको कैलकुलेशन कम टाइम में करना है तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, पाई को कांस्टेंट रखिए। अगर 22/7 करने पे 7 अगर कहीं पे कैंसिल हो रहा है तो तब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखिए। अगर 22/7 में 7 अगर कहीं पे कैंसिल नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू रखिए मत, पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करिए, उस पाई को हमेशा कॉमन निकालते रहिए। अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालते रहिए, और जरूरत पड़े तो एट द एंड सबसे एंडिंग में जाके पाई की वैल्यू यूज कीजिए या फिर ऐसे ही रखने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो भी एरिया है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन एरिया कितना बच रहा है, 27 पाई बच रहा है। तो पाई की वैल्यू अगर आप पुट भी करोगे 22.3 या फिर ये कुछ इस तरीके से 3.14, तो 27 3 जा ये 81 या फिर 82 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, लेकिन 82 का एक भी ऑप्शन नहीं, 82 सेंटीमीटर क्यूब का एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ 27 दे रखा है, लेकिन 27 की जगह पे 27 पाई अगर दे रखा होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन ओनली 27 है। लेकिन हमारा आंसर 81 या फिर 82 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो हमारा आंसर इन तीनों ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ओके, तो हमको दो रफ फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइंस है ये लाइंस ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये लाइंस ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने बोला है तो करेंगे, उसका हमें एरिया पूछा है। ठीक है, तो हमको एक रफ फिगर बनानी पड़ेगी। तो रफ फिगर से हम अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो रफ फिगर से हम करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो इस लाइन को ड्रॉ कीजिए रफ फिगर में। तो ये लाइन है x प्लस वाई, ठीक है, ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, लेकिन ये 2 पॉइंट मैं बहुत खास लूंगा। खास पॉइंट यानी कि मैं एक पॉइंट, इस लाइन का एक पॉइंट x एक्सिस का इंटरसेक्शन लूंगा, एक y का। तो मुझे पता है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि पॉइंट मिलेगा 2,0। तो ये लाइन 2,0 से पास करेगी, तो 2,0 यहाँ पे कहीं पे होगा 2,0। नेक्स्ट वन, ये लाइन की अब y एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना है। y एक्सिस के ऊपर, इस वर्टिकल y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा y की वैल्यू 2, हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 2, यानी कि मिल जाएगा 0,2। तो ये लाइन 0,2 से पास करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, 0,2 पे y एक्सिस को कट करेगी। तो ये रफली मुझे मिल गया कि हमारा ग्राफ कुछ यूं आने वाला है, और इस लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं। नाउ 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से इस लाइन का भी मुझे ग्राफ निकालना है, तो इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया गया पॉइंट भी निकालूंगा, और इसी लाइन का y एक्सिस का कटिंग पॉइंट भी निकाल दूंगा। x का कटिंग पॉइंट निकालना है तो y को 0 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बन जाएगी बच्चों -2, तो पॉइंट आ जाएगा -2,0। x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट वन, y की वैल्यू जैसे ही मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, अब y को पुट करके x इंटरसेप्ट निकाल लिया, x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। अब x को 0 पुट करके इसी लाइन का y का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा, तो ये बन जाएगा y की वैल्यू बन जाएगी 4/3, तो ये बन रहा है 0,4/3, 0,4/3। तो 4/3 कुछ 2 के तो नीचे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, और -2 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये पॉइंट बन रहा है -2,0, -2,0, और ये पॉइंट बन रहा है 0,4/3, 0,4/3। और इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का। अब मुझे इस ट्रायंगल का इक्वेशन पूछा गया है, तो मैं नाम दे देता हूं इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल का इक्वेशन, ये एक लाइन एक दूसरी लाइन, तो तीसरी लाइन कौन सी होगी? तीसरी लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस, क्योंकि ट्रायंगल्स तो दो बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दो लाइंस ने y एक्सिस के साथ बनाया गया ट्रायंगल। इन दो लाइंस ने y एक्सिस के साथ बनाया गया ट्रायंगल ये वाला है, और इन दोनों लाइंस ने
इस दोनों लाइंस ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया ट्रायंगल, ये वाला है, ये वाला एक्स एक्सिस। तो मुझे किसके साथ वाला निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ वाला मुझे ट्रायंगल निकालना है। तो इसके लिए मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस का एक लाइन, ये लाइन दूसरी और ये लाइन तीसरी, इन तीनों लाइन ने मिलके जो भी एरिया ऑक्युपाई किया है उस एरिया निकालना है। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया मुझे निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए बेस तो मुझे पहले से पता है कितना है, 4। बेस तो मुझे पहले से पता है कितना है, बेस कितना दे रखा है, 4 यूनिट, बेस तो 4 यूनिट। अगर मुझे ये हाइट मिल गई तो मजा आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और मुझे कोऑर्डिनेट क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि पॉइंट ए का बेस से डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए का इस बेस से डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट ए का बेस यानी कि एक्स एक्सिस है, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये कोऑर्डिनेट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है और डिस्टेंस कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पता है तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस से निकाल रहे हो या फिर वाई एक्सिस से निकाल रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस वो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हो वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। रिलेशन क्रॉस कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है यहाँ पे, क्रॉस कनेक्शन। कौन सा क्रॉस? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जिस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हो उस वो जो होगा, वो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। बाकी क्वाड्रेंट में साइन भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, साइन भी इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे निकालना है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी कि ये जो है ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दो लाइन को सॉल्व करो और वाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स की भले ना मिले लेकिन वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। पहले तो उसको लिख लेता हूं, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा -5y, ये बन जाएगा -8। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/5, y की वैल्यू आ जाएगी 8/5। तो ये y आ जाएगा 8/5। जैसे ही पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट 8/5 तो ये हाइट भी बन जाएगी 8/5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू बेस 4, तो हाइट 8/5 इंटू 8/5। 2 1 2 2 तो ये बन रहा है 16/5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया बन गया 16/5 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी करेक्ट बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।